हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 24 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपी लेखपाल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही यूपी PSC, RO, ARO और यूपी PET जो एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं तो सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को रेगुलर ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम जीके का एक छोटा सा टॉपिक लिया करेंगे और डेली उस टॉपिक को जो है 2 बार रिवाइज करेंगे। जैसे कल हमने फंडामेंटल राइट जो है रिवाइज किए थे और आज भी इसे रिवाइज करेंगे ताकि 2 दिन में जो है आपको ये अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएंगे और याद भी बने रहेंगे। तो फंडामेंटल राइट दोस्तों, भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे संविधान में। दोस्तों, पहले जब ये संविधान बना था तब 7 मौलिक अधिकार थे और किस मौलिक अधिकार को जो हटाया गया है तो संपत्ति का जो अधिकार है उसे हटाया गया था। दोस्तों, ये कब हटाया गया था? कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो संपत्ति का मौलिक अधिकार है इसे किस संविधान संशोधन के अंतर्गत हटा दिया गया? तो 44वें संविधान। ठीक है, ध्यान रखना है 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे हटाया गया। दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन ये हुआ कब था? तो 1978 में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। दोस्तों, एक बात तो यहाँ से और भी ध्यान रखनी है कि जो संपत्ति का अधिकार है इसे हटा करके अब जो है किस अनुच्छेद में ये आता है? तो 300A में। ठीक है, 300A के तहत जो है ये विधिक अधिकार के अंतर्गत ये आता है। चलिए, कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में? तो समानता का अधिकार है 14 से 18 अनुच्छेद में, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 तक, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। दोस्तों, यहाँ से एक बात और ध्यान रखनी है कि जो मौलिक अधिकार है ये भारतीय संविधान के किस भाग में इसका वर्णन है? तो अगर आपसे भाग पूछा जाता है तो भाग 3 में इसका वर्णन है। और ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि संविधान के जो मौलिक अधिकार है ये किस भाग में वर्णित है। ठीक है, तो भाग 3 में। और दोस्तों, अगर ये पूछा जाता है आपसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा जो है किसे कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा कहा जाता है। और वैसे अगर पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है तो प्रस्तावना को। ठीक है, तो ये दोनों बातें यहाँ से ध्यान रखनी है। और मौलिक अधिकार से संबंधित एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं ये किस देश से लिए गए हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ये लिए गए हैं। तो ये सारी बातें आपको मौलिक अधिकार से संबंधित अच्छे से ध्यान रखनी है। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का सेशन। दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम कल के जो क्वेश्चंस हैं उनका रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने CBI की तर्ज पर यूपी स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के गठन के निर्देश दिए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स पॉलिसी 2022 के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए बैठक आयोजित की गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर D, उत्तर प्रदेश में। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको मार्च 2022 मंथ की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, आपका जो अभी यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम होने वाला है या यूपी PET का जो एग्ज़ाम होने वाला है और या जो सुपर टेट की वैकेंसी अभी आने वाली है, तो इन सभी के लिए जो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो और दोस्तों, ये जो PDF है इसमें हमने करंट अफेयर के साथ साथ यूपी GK के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको भी कवर किया है। और दोस्तों, अगर इस PDF को डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किसे सैन्य अभियान का महानिदेशक नियुक्त किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मनोज कुमार कटियार को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने पत्रकारों के लिए बीमा योजना को मंजूरी दी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा राज्य में। अगला क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस जो है ये हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर अजय कुमार सूद को कितने वर्ष के लिए केंद्र सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया? तो अगले 3 सालों के लिए। ध्यान रखना है, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार जो है प्रोफेसर अजय कुमार सूद को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2022 इन्विक्टस गेम्स का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नीदरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने गुजरात में वडोदरा के पास हलोल में बनी नई जेसीबी फैक्ट्री का उद्घाटन किया? तो अभी जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने जो है गुजरात के वडोदरा में जो एक नई जेसीबी फैक्ट्री बनी है उसका उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर को विजडन के 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2022 में नामित किया गया? तो भारतीय 2 क्रिकेटर हैं, कौन कौन से? जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा, ए और सी दोनों। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत विवाहित जोड़े को कितनी रुपए की आर्थिक मदद करेगी? तो जो उत्तर प्रदेश सरकार है ये 50,000 रुपए की आर्थिक मदद करेगी। यूपी में अंतर्जातीय विवाह करने वाले युवक और युवती को आर्थिक सहायता दी जाएगी। और जो प्रदेश सरकार है यानी यूपी सरकार है ये अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना जो है शुरू की है, और यहाँ पर और जो यूपी सरकार है ये 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देगी। दोस्तों इस अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में क्या है कि अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत अगर कोई जनरल कैटेगरी का लड़का अगर किसी अनुसूचित जाति की लड़की से शादी करता है तो उसे सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जाती है। ऐसे में जो यूपी सरकार है वो 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देगी। वहीं दोस्तों जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फंड है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फाउंडेशन चलता है, इसके तहत जो है 2.5 लाख यानी 2.5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी ताकि नई शादी के बाद जोड़े को किसी भी तरह की आर्थिक दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अब दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फाउंडेशन है ये भारत सरकार की ओर से एक फाउंडेशन चलाया जाता है। और कौन सा मंत्रालय जो है इस फाउंडेशन को चलाता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत इस फाउंडेशन को चलाया जाता है। तो इसके अंतर्गत जो है अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए 2.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और जो राज्य सरकार है, जैसे उत्तर प्रदेश में इस योजना को शुरू किया गया तो उत्तर प्रदेश जो है ये 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी। वैसे अलग अलग राज्यों में जो राज्य सरकार की राशि है वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश सरकार 50,000 रुपए और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फाउंडेशन फंड है इसके तहत 2.5 लाख रुपए, यानी उत्तर प्रदेश से अगर कोई जनरल कैटेगरी का लड़का किसी अनुसूचित जाति की लड़की से शादी करेगा तो उसे कुल 3 लाख रुपए 3 लाख रुपए की जो है आर्थिक मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां से डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी से। BHU वाराणसी कृषि विज्ञान संस्थान के शताब्दी भवन सभागार में 22 अप्रैल को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जो है रिमोट का बटन दबा करके देश के 31 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया। यानी दोस्तों देश भर में 31 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया गया है। तो इनमें से जो उत्तर प्रदेश के BHU में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया गया है, ये शुभारंभ किया है आनंदीबेन पटेल ने, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। इस योजना की शुरुआत जो है देश भर के 31 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में की जा रही है और उनमें से उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो BHU इसमें शामिल है। दोस्तों ये जो डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र है इसका मतलब क्या है और इसमें क्या होगा?
तो दोस्तों इसमें क्या है कि प्रत्येक केंद्र में जो अनुसूचित जाति के विद्यार्थी हैं उन्हें प्रशासनिक सेवा परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, सिविल सर्विसेज की जो कोचिंग है वो अनुसूचित जाति के जो विद्यार्थी हैं उन्हें निःशुल्क यहाँ पर कराई जाएगी। दोस्तों हर केंद्र में, जैसे उत्तर प्रदेश में एक केंद्र है BHU में, तो हर केंद्र में 100 सीटें होंगी, जिनमें से 33% पर अनुसूचित जाति की छात्राएं भी प्रवेश ले सकेंगी। ठीक है, हर एक, जैसे देश भर में 31 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया गया, तो 31 हैं और हर एक जो केंद्र होगा वहां पर 100 सीटें होंगी। हर एक केंद्र का संचालन के लिए डॉक्टर अंबेडकर प्रतिष्ठान के माध्यम से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय हर विश्वविद्यालय को सालाना कितना 75 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराएगा। यानी दोस्तों 100 सीटें होंगी हर एक केंद्र में और हर एक छात्र के लिए कितना 75,000 रुपये, हर एक छात्र के लिए जो है 75,000 रुपये राशि स्वीकृत होगी। और एक बात यहाँ से ध्यान रखनी है कि जो 75,000 की राशि है वो एक छात्र के लिए केवल एक बार ही स्वीकृत होगी। ऐसा नहीं है कि कोई छात्र जो है लगातार 2 साल या 3 साल जो है इस कोचिंग में प्रवेश ले सकता है, केवल एक बार जो है उसे प्रवेश दिया जाएगा। प्रत्येक केंद्र में 3 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और सुचारू पठन पाठन के लिए सभी आधुनिक एवं आवश्यक सुविधाएं जैसे कक्षाएं, पुस्तकालय, हाई स्पीड वाईफाई आदि उपलब्ध कराया जाएगा। निःशुल्क कोचिंग के लिए प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एक प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा। तो यहाँ से आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है कि हर एक केंद्र में जो है कितनी सीटें होंगी, 100 सीटें होंगी। उत्तर प्रदेश में जो डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र है इसका शुभारंभ कहाँ पर किया गया, तो वाराणसी में BHU जो संस्थान है यहाँ पर इसका शुभारंभ किया गया। और देश भर में कितने ऐसे उत्कृष्टता केंद्र जो है वो शुरू किए जा रहे हैं, तो 31। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसजेंडर के लिए उत्तर प्रदेश का पहला गरिमा गृह कहां पर स्थापित किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, गोरखपुर में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में ट्रांसजेंडरों के लिए उत्तर प्रदेश का पहला गरिमा गृह स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की इस योजना के अंतर्गत इस गरिमा गृह का उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आश्रय प्रदान करना है। गरिमा गृह का संचालन ट्रांसजेंडरों द्वारा संचालित समुदाय आधारित संगठन के सहयोग से किया जाएगा। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो पहला क्वेश्चन हमने आपको बताया, जो दूसरा बताया और जो तीसरा क्वेश्चन, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे आपको अच्छे तरीके से नोट करना है और ध्यान रखना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर ट्रांसजेंडरों के लिए प्रदेश का पहला गरिमा गृह स्थापित किया जाएगा, तो ये जो है गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या होगा, तो जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं उन्हें आश्रय प्रदान करना इसका उद्देश्य होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में शुरू हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, असम में। ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा असम में अपने जोरहाट पंप स्टेशन पर भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट जो है वो शुरू किया गया। दोस्तों यहाँ पर 99.99% ये जो है शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा। संयंत्र की प्रतिदिन 10 किलो की स्थापित क्षमता है। संयंत्र मौजूदा 500 किलोवाट और सौर संयंत्र द्वारा 100 किलोवाट आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर सारणी का उपयोग करके उत्पन्न बिजली से ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करता है। और भारत में दोस्तों पहली बार AEM तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। AEM तकनीकी का मतलब आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन तकनीकी। ठीक है, अगर पूछा जाए कि आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन तकनीकी जो है इसका पहली बार भारत में इस्तेमाल किया जा रहा है और कहाँ पर, तो आपका हो जाएगा असम में, क्योंकि असम में जो है भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया गया है। इस संयंत्र से भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन 10 किलो प्रतिदिन से बढ़ाकर के 30 किलो प्रतिदिन होने की उम्मीद है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है कि भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट जो है ये कहाँ पर शुरू किया गया है, तो असम में जोरहाट पंप स्टेशन पर। अगला क्वेश्चन है, पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन
2022 जो है ये मुंबई में आयोजित किया जाएगा। मुंबई में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ से आपको क्या ध्यान रखना है कि भारत का पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन जो है ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो मुंबई में ये आयोजित किया जाएगा। और इसका जो आयोजन है वो किसके द्वारा किया जाएगा, तो इसका जो आयोजन है वो मुंबई पोर्ट अथॉरिटी और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की के द्वारा जो है किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन मुंबई में किया जाएगा। दोस्तों, महाराष्ट्र से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। पहला क्वेश्चन है कि देश की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी के नाम से जो है ये स्थापित की गई है, कहाँ पर, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पुणे में, पुणे महाराष्ट्र में, पुणे महाराष्ट्र में जो है ये स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है स्टैचू ऑफ नॉलेज। दोस्तों, स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है ये किसकी प्रतिमा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ये प्रतिमा है। कहाँ पर ये बनाई गई है, कहाँ पर ये स्थापित की गई है, तो ध्यान रखना है लातूर महाराष्ट्र, लातूर महाराष्ट्र में जो है ये स्थापित की गई है स्टैचू ऑफ नॉलेज। अगला क्वेश्चन है देश की पहली वाटर टैक्सी कहाँ पर शुरू हुई है, तो ये जो है मुंबई में शुरू हुई है, मुंबई में ये शुरू हुई है देश की पहली वाटर टैक्सी। अगला क्वेश्चन है दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल कौन सा है, तो रेडियो अक्ष के नाम से, क्या नाम से, ध्यान रखना है, रेडियो अक्ष के नाम से। कहाँ पर, नागपुर में, नागपुर महाराष्ट्र में ये लॉन्च किया गया और नाम अच्छे से ध्यान रखना है रेडियो चैनल का, रेडियो अक्ष। अगला क्वेश्चन है कि मानसी वसुंधरा जो अभियान है ये कहाँ से संबंधित है, तो दोस्तों ये यहाँ पर दोस्तों मांझी होगा, मांझी वसुंधरा अभियान, मांझी वसुंधरा अभियान जो है ये कहाँ से संबंधित है, तो ये जो है महाराष्ट्र से संबंधित है, मांझी वसुंधरा अभियान। और अगली जो योजना है खावती ऋण योजना, ये भी कहाँ से संबंधित है, ये भी महाराष्ट्र से संबंधित है। और दोस्तों ये जो योजना है ये किसके लिए है, तो कैदियों के लिए, ये व्यक्तिगत ऋण लेने के लिए योजना शुरू की गई है, कहाँ पर, महाराष्ट्र में। तो ये सारी चीज़ें महाराष्ट्र से रिलेटेड अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने किस देश को अतिरिक्त $500 मिलियन की ईंधन सहायता देने की घोषणा की, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका को। भारत श्रीलंकाई द्वीप राष्ट्र को ईंधन खरीदने में मदद करने के लिए अतिरिक्त $500 मिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। वहीं बांग्लादेश कोलंबो की मदद के लिए $450 मिलियन स्वैप पुनर्भुगतान को स्थगित करने के लिए तैयार है। ये दूसरी बार है जब भारत जो है $500 मिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। $500 मिलियन का गैसोलीन क्रेडिट है जो भारत ने श्रीलंका की सरकार को दिया है, जो वर्तमान में देश के सबसे बड़े वित्तीय संकट से जूझ रहा है। यानी भारत जो है दूसरी बार श्रीलंका को $500 मिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। दोस्तों, भारत ने पहले ही श्रीलंका को चावल जो है भोजन के तौर पर भेजा है, दवाइयाँ भेजी हैं और अन्य ज़रूरतों की खरीद में मदद करने के लिए कुल $2 बिलियन से अधिक की 2 क्रेडिट लाइनें दी हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि भारत जो है लगातार श्रीलंका की सहायता कर रहा है आर्थिक तौर पर, क्योंकि जो श्रीलंका है यहाँ पर जो है बहुत ही बड़े पैमाने पर वित्तीय संकट आया है। जो श्रीलंका की अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से टूट गई है। तो ऐसे में जो है जो कई देश हैं वो मदद कर रहे हैं श्रीलंका की। इसी तरह से भारत भी है जो है श्रीलंका की मदद कर रहा है और हाल ही में $500 मिलियन की दूसरी बार जो है भारत ने आर्थिक मदद दी है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे नई वैश्विक शांति राजदूत 2022 के रूप में चुना गया, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बबीता सिंह को। बबीता सिंह को नई वैश्विक शांति राजदूत 2022 के रूप में चुना गया। बबीता सिंह एक सीरियल उद्यमी को नई दिल्ली में एशिया अफ्रीका कंसोर्टियम के सहयोग से आयोजित इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति और कूटनीति के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने में उनके काम के लिए ग्लोबल पीस एम्बेसडर नामित किया गया है। दोस्तों, जो बबीता सिंह हैं इन्हें वैश्विक शांति राजदूत 2022 के लिए चुना गया। क्यों चुना गया, तो इसलिए क्योंकि वह उन गिने चुने लोगों में से एक हैं जिन्होंने सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली प्रथाओं के लिए अपना जीवन
समर्पित कर दिया है। तो यहाँ से आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो बबीता सिंह है इन्हें जो है वैश्विक शांति राजदूत 2022 के रूप में चुना गया है। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए क्योंकि जो बबीता सिंह है, ये जो बबीता सिंह है ये भारतीय मूल की हैं और नाइजीरिया में ये पैदा हुई हैं और पली बड़ी हैं और आगे चलकर एशिया और अफ्रीका की सबसे अधिक मांग वाली डिजिटल रणनीतिकार और प्रतिष्ठित विशेषज्ञ बन गई हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। वैसे ये रहती कहाँ पे है? नाइजीरिया में, लेकिन भारतीय मूल की हैं। तो ध्यान रखना है, बबीता सिंह को जो है 2022 वैश्विक शांति राजदूत के रूप में चुना गया। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के दूसरे संस्करण का आयोजन किस शहर में शुरू हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के दूसरे संस्करण का जो आयोजन है वो बेंगलुरु के श्री कांतिरवा स्टेडियम में किया जाएगा। और कब से कब तक? तो 24 अप्रैल से 3 मई तक ये जो गेम्स हैं ये आयोजित किए जाएंगे। दोस्तों अपनी तरह के पहली पहल में तकनीकी राजधानी बेंगलुरु में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का अपना मोबाइल एप्लीकेशन होगा। तो ये यहाँ पर खास बात है कि ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का दूसरा संस्करण है इसके लिए एक अपना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। इस ऐप को युवा अधिकारिता और खेल विभाग और मेजबान जैन मानद विश्वविद्यालय ने तैयार किया है। खेलो इंडिया यूनी गेम्स 2021, ठीक, मोबाइल ऐप का ये नाम है। क्या नाम है? खेलो इंडिया यूनी गेम्स 2021 मोबाइल ऐप पर 24 अप्रैल से शुरू हो रही इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता से जुड़ी सारी सूचनाएं एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के दूसरे संस्करण के लिए जो है एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है और इस मोबाइल एप्लीकेशन पर क्या होगा कि 24 अप्रैल से जो ये प्रतियोगिता शुरू होगी तो इससे जुड़ी सारी सूचनाएं इस मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध होंगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का दूसरा संस्करण है इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो बेंगलुरु में। और कब से कब तक? तो 24 अप्रैल से 3 मई तक श्री कांतिरवा स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जन निगरानी ऐप किस राज्य या केंद्र शासित सरकार ने लॉन्च किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर ने। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग जम्मू और कश्मीर ने ई गवर्नेंस पहल के तहत एक ऐप जन निगरानी के नाम से लॉन्च किया और इसका जो उद्देश्य है वो लोगों को विभिन्न योजनाओं से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने में मदद करना है। दोस्तों जो जन निगरानी ऐप है ये 7 दिन 24 घंटे इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म है, यानी इस पर 7 दिन और 24 घंटे जो है इस पर सहायता ली जा सकेगी, यानी जो शिकायतें हैं वो दर्ज कराई जा सकेंगी। इसका उद्देश्य विभाग द्वारा शुरू की गई विभिन्न सरकारी योजनाओं के खिलाफ जम्मू कश्मीर के निवासियों की शिकायतों को रिपोर्ट करना और उनका समाधान करना है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जन निगरानी ऐप जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च किया? तो इसे शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर की ओर से। ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड एक क्वेश्चन ध्यान रखना है। अभी दोस्तों कुछ दिन पहले जो है दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू रेस्टोरेंट जो है वो बनाया गया था। कहां पर बनाया गया? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू रेस्टोरेंट कहां पर बनाया गया? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। अगला क्वेश्चन है, 23 अप्रैल को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी अंग्रेजी भाषा और स्पेनिश भाषा दिवस जो है ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने संगठन की 6 आधिकारिक भाषाओं के समान उपयोग को बढ़ावा देने और बहुभाषावाद और सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाने के लिए 2010 में भाषा दिवस शुरू किया। संयुक्त राष्ट्र हर साल 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाता है। दोस्तों अंग्रेजी भाषा दिवस क्यों मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल की तारीख को ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि परंपरागत रूप से विलियम शेक्सपियर के जन्मदिन और मृत्यु की तारीख दोनों के रूप में जो है सम्मानित किया जाता है। यानी 23 अप्रैल के दिन जो है विलियम शेक्सपियर का जन्मदिन और मृत्यु हुई है, तो इसलिए जो है ये अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों स्पेनिश भाषा दिवस क्यों मनाया जाता है? तो स्पेनिश भाषा दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 23 अप्रैल के दिन जो है स्पेन में मिगुएल डे सर्वेंट्स सावेद्रा की मृत्यु की सालगिरह है। इस वजह से 23 अप्रैल को स्पेनिश भाषा दिवस मनाया जाता है। तो दोनों ध्यान रखनी है कि 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस और स्पेनिश भाषा दिवस जो है वो मनाया जाता है।
तो दोस्तों ये थे 24 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया। इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, राजस्थान। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये आज का क्वेश्चन, दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीकल फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी। इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।